वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी पॉइंट। क्योंकि दोस्तों हमने क्लास का नाम चेंज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में जो जीव विज्ञान की जो अपनी क्लासेस चल रही है उस क्लास में जितने भी हमने अभी पढ़ा है, जितना भी जो कोशिका विज्ञान में जितना भी अभी पढ़ा है उनका हम इस क्लास में टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठ सकते हो। ओनली 50 क्वेश्चन से, और इन 50 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो क्योंकि आपने क्लास से अच्छे से देखी होगी, और नहीं देखी हो तो भी देखकर इस वीडियो में आप क्वेश्चन आंसर लगाकर अपने खुद को जज कर सकते हो। और जितने भी आंसर राइट होते हैं गलत होते हैं, जितना भी आपका मार्क्स बनता है वो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि हम बार बार प्रैक्टिस करने से हम अच्छे से अच्छे मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमारी गलतियों को हम देख सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमारी गलतियां कहाँ पर है। ठीक है, तो इसलिए आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन आंसर को जितने भी 50 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कीजिए। ठीक है, आंसर को टिक लगाइए और देखिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप इसमें कमेंट करिए। उसके बाद कमेंट करने के बाद जब नेक्स्ट अगली क्लास आती है तो उसमें देखिए, पढ़िए और क्वेश्चन आंसर को टेस्ट दीजिए। ठीक है, उनके फिर टेस्ट लगाइए, फिर देखिए आपका मार्क्स कितना बन रहा है। आप धीरे धीरे बहुत ही अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। इसलिए हर बार जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और आंसर लगाइए, और जितना भी मार्क्स बन रहा है वो आप प्लीज़ इस कमेंट में शेयर करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के इस क्लास पर जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हमने पहले स्टडी किया है और उसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। स्टडी आपने पहले भी कर रखा होगा, पर टेस्ट अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार तो नहीं, पर मतलब बहुत कम देखने को मिलते हैं। उन क्वेश्चनों को भी मैंने इसमें लिया है। ठीक है, जो डाउट वाले क्वेश्चन रहते हैं उनको भी इस क्वेश्चन में, इस टेस्ट में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस टेस्ट के सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये दोस्तों। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है ऐसे भी जो आपने बहुत सी बार पढ़ रखे होंगे, फिर भी इनमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी पुरकिंजे। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, जब ये टाइमर अप हो जाता है उससे पहले आप क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा क्योंकि उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी स्लाइडेन एवं स्वान और ऑप्शन डी लेमार्क। ठीक है, जीव विज्ञान शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जैसे ही ये टाइम अप होता है उससे पहले मैं उससे पहले आप क्वेश्चन को राइट लगाने की कोशिश करिएगा, ताकि इसके बाद तो मैं आंसर बता ही दूंगा और उसके बाद आप सबका एक साथ रिजल्ट निकाल लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेमार्क एवं ट्रेविनेस। लेमार्क एवं ट्रेविनेस ने जीव विज्ञान के शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान के जनक कौन है। शुरू के क्वेश्चन तो ऐसे बेसिक से ही उठते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने चैप्टर ही बेसिक से पढ़ा है, बेसिक से हम हाई लेवल तक पहुँचे, ऐसे ही हम इन क्वेश्चनों में भी ऊपर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम जंतु क्वेश्चन पर चलते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लेमार्क और डी पुरकिंजे। ठीक है, मैंने टाइम अप भी बहुत कम ही लगाया ताकि टाइम ज़्यादा से ज़्यादा न हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है, ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कार्य कर लिया है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जनक ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन डी हो जाएगा लियोनस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप देखिएगा, वनस्पति शास्त्र का जनक ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस और ऑप्शन डी लियोनस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, अगर जो कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको अपने हिसाब से देखिएगा और जब टाइम अप होता है उससे पहले ही आप उसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स और ऑप्शन डी हो जाएगा गैलन। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी हिप्पोक्रेट्स और ऑप्शन डी गैलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स वैज्ञानिक को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रीक। इसका राइट आंसर आप देखिएगा, अपने हिसाब से आप पहले ही टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ग्रीक। ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शन में हम हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं और यदि 50-50 भी रहता है, किसी क्वेश्चन में लैटिन भी रहता है, मतलब लैटिन वर्ड भी अधिकतर यूज होता है, फ्रेंच और पुर्तगाली नहीं हो सकते। ठीक है, ये अपने भी, लेकिन जो 50-50 रहता है इनमें भी हम कंफ्यूज रहते हैं, इन कन्फ्यूज़न को हम अभी दूर कर लेंगे इनमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाली एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न वाला है। ठीक है, कन्फ्यूज़न के क्वेश्चन पहले करवाता हूँ मैं दोस्तों। हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी इसका थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आप जैसा भी हो आपके हिसाब से उसको टिक लगाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर है। हिस्टोरिया प्लेटिनम मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताई थी, क्योंकि इसमें क्या कन्फ्यूजन है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसको मैंने जब क्लास चल रही थी उस समय मैंने बता दिया था, ये हर एक क्वेश्चन उस समय मैंने करवा रखे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना। जिसने अच्छे से क्लास ली है वो इसमें अच्छे से बता सकता है। ठीक है, जिसने नहीं ली है वो भी बता सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हिस्टोरिया एनीमिया पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्टोरिया एनीमिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप अपने हिसाब से देखिएगा, फिर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अरस्तु एनीमिया हिस्टोरिया एनीमिया पुस्तक के लेखक है। ठीक है, और हिस्टोरिया प्लेटिनम के कौन है? थियोफ्रेस्टस। इस कन्फ्यूज को आज ही दूर कर लेना। ठीक है, हिस्टोरिया प्लेटिनम जब पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस और हिस्टोरिया एनीमिया पूछा जाए तो अरस्तु। इन क्वेश्चनों को और इनके साथ साथ इनकी और भी पुस्तकों को पूछा जाता है, वो पुस्तक मैंने क्लासों में करवा रखी है, तो आप वहाँ से क्लास अटेंड कर सकते हो और क्लास अटेंड करने के बाद फिर से आप इस टेस्ट को दे दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप और अच्छे से बेहतरीन तरीके से स्टडी में तैयार हो सके। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी कर सके
और अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी गणित विज्ञान, ऑप्शन सी रसायन विज्ञान और ऑप्शन डी जीव विज्ञान। ठीक है, ये तो जो ऑप्शन मैंने लिए हैं वो एक नॉर्मल ऑप्शन है, यहाँ से आप आराम से जज कर सकते हो, लेकिन जो एग्जामों में पूछा जाता है वो ऑप्शन थोड़े से अलग रहेंगे। ओनली इसी क्वेश्चन का बोल रहा हूँ मैं, बाकी तो मैंने अलग ही बेहतरीन तरीके से ऑप्शन भी लगाए हैं ताकि कन्फ्यूज़न वाला रहे और फिर हम उस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मली ऑप्शन है, इससे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कारिक, ऑप्शन बी आनुवांशिकी, ऑप्शन सी पारिस्थितिक और ऑप्शन डी हो जाएगा वर्गीकी। तो पर्यावरण अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक। आने वाली क्लासों में पारिस्थितिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, और इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तो इसको इन क्लासों को आप जरूर अटेंड करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आने वाली हर एक क्लासों को हम बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप इन क्लासों को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की मूलभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्वेश्चन कोशिका के चालू होते हैं, क्योंकि हमने इसके बाद कोशिका का चैप्टर लिया है, तो कोशिका के अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जीव विज्ञान की मूलभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी उत्तक और ऑप्शन डी नाभिक। तो जीवन की मूलभूत एवं कार्यात्मक इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चनों में, तो इसलिए मैंने टाइम अप चेंज करा और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका। कोशिका इसका राइट आंसर है। कोशिका की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को रोकना नहीं, यानी कि स्किप नहीं करना और देखकर बेक नहीं होना। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा वीडियो देखना, ताकि ये आपके लिए ही अच्छे से तैयारी के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन में जितना हो सके कम से कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, क्योंकि लॉकडाउन में अभी पढ़ाई का बहुत ही पढ़ाई करने का मन करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी हो जाएगा कैरोलस लिनियस और ऑप्शन डी हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कब की थी, कैसे की थी, क्या की थी, ये सब मैंने क्लासों में बता रखा है। ठीक है, अभी हम नॉर्मली क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने अगले पार्ट में लेने वाला हूँ। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी हो जाएगा अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर अपने साथ कॉपी पेन लीजिए और उसमें आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीक। कोसा शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट है, अमीबा पैरामीशियम तथा जीवाणु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमीबा पैरामीशियम तथा जीवाणु किस कुल के हैं? ऑप्शन ए एक कोशिकी, ऑप्शन बी बहुकोशिकी, ऑप्शन सी एक कोशिकी प्लस बहुकोशिकी, यानी ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
यानी कि एक कोशिकी, एक कोशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक कोशिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय कुल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है दोस्तों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी कैरोलस लिनियस और ऑप्शन डी हो जाएगा स्लाइडर एवं स्वान। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान इसका राइट आंसर है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत में क्या अपवाद है, क्या है क्या नहीं, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की थी वीडियो में और वहीं से मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है। कोशिका सिद्धांत में क्या अपवाद है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी परजीवी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बेहतरीन क्लास से थी और उन क्लासों को जिसने भी अटेंड किया है वो यहाँ पे आंसर अच्छे से लगा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत में एक अपवाद है। अपवाद क्यों है, क्या है, ये मैंने सब उस क्लासों में बता रखा है। अगला अगला क्वेश्चन है, कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए यूकेरियोटिक कोशिका, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी ए प्लस बी और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एक एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामों में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, इन कोशिकाओं के बारे में मैंने आपको क्लासों में अच्छे से बता रखा है। मोनेरा जगत में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल है? तो मोनेरा जगत में किस प्रकार की कोशिकाएं शामिल है? ऑप्शन ए यूकेरियोटिक, बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी हो जाएगा ए प्लस बी और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शामिल है। जो मोनेरा जगत है वो प्रोकैरियोटिक में आता है। 5 जगत प्रणाली जितनी भी है वो सब मैंने अच्छे से पढ़ा रखी है क्लासों में। जिसको भी समझना हो अच्छी तरीके से वो क्लास को अटेंड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पादप जगत और जंतु जगत के बीच में स्थित जो युगलिना है वो किस जगत प्रणाली का भाग है? ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, बी कवक, ऑप्शन सी हो जाएगा मोनेरा जगत और ऑप्शन डी हो जाएगा एनिमिलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत इसका राइट आंसर है। पादप जगत और जंतु जगत के बीच में जो युगलिना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो पादप जगत और जंतु जगत के बीच में स्थित युगलिना किस जगत प्रणाली का भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली और सरीसृप, उभय पक्षी और स्तनधारी किस जगह, जगह नहीं है जगत प्रणाली है, जगत प्रणाली के भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी मोनेरा और ऑप्शन डी एनिमिलिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एनिमिलिया। एनिमिलिया जगत का भाग है ये। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली। क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही पूछा जाएगा दोस्तों कि हाइड्रा या जेलीफिश, कृमि, सब ऑप्शन में नहीं देंगे, मैंने सब ऑप्शन में ले ली है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके, कि इनमें से कोई से भी दो भी ले सकता। उभयचर पक्षी और स्तनधारी किस जगत प्रणाली के भाग है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मैंने जितने भी अभी वेरी इंपॉर्टेंट जो पूछे भी गए हैं और संभावना है उनको मैंने लिया है कि क्वेश्चन 20 में क्या है, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी और स्तनधारी किस जगत प्रणाली के भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनिमिलिया। एनिमिलिया जो 5 जगत प्रणाली है उसी के भाग है ये। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? ठीक है, तो किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए प्रोटिस्टा, बी कवक, सी मोनेरा
और डी इसका राइट डी एनिमिलिया, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवक, ठीक है। तो किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कवक। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक और इनके बारे में अभी हम आने वाली क्लासों में और ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगा अपलोड होगा और जैसे वीडियो पब्लिश होता है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और आप पहले क्लास अटेंड करके आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे से जल्दी जॉब लेकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास थोड़ी लंबी होगी दोस्तों। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लिया था? ऑप्शन ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक और डी इस ब्राउन, ठीक है। ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक और ऑप्शन डी ब्राउन, ठीक है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने सेल कोशिकाएं है सेल नाम फ्लेमिंग द्वारा सर्वप्रथम लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है? क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आने वाली हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा ही गया है और इस क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं। आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हर एक कन्फ्यूज़न वाले हैं, ठीक है। तो इनको हम पहले करते हैं। ए राइबोसोम और बेहतरीन तरीके से करेंगे, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी सेंट्रोमियर और डी हो जाएगा सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर आप जल्दी से जज करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेंट्रियोल। कौन सी संरचना यानी जो सेंट्रियोल संरचना है वो जंतु कोशिकाओं को वनस्पति कोशिकाओं से विभेदित करती है। जैसे ही दोस्तों क्वेश्चन आता है और टाइम अप चालू होता है, आप जल्दी से फटाफट आंसर लगाइएगा। अपने माइंड में भी सोच सकते हो कि मैंने ये आंसर सोचा है इसका, और देखते हैं आंसर क्या आता है। उसके हिसाब से जब वीडियो को रोक कर फिर आप वहाँ पर आपके पेन जो पेंसिल है उसमें उसके द्वारा आप पेज पर लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, ए यूकैरियोटिक, बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, ठीक है। पूर्ण रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में भी मैंने अच्छे से बता रखा है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन संश्लेषण। अब जब ऑप्शन में ये ऑप्शन दिखते हैं हमें तो हम कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति कौन सा कार्य संपादित करेगा। श्वसन भी हो सकता है, प्रोटीन संश्लेषण भी हो सकता है, उत्सर्जन भी हो सकता है और कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों को जो कंफ्यूज होते हैं उन क्वेश्चनों को हम आसानी कर देंगे, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? ऑप्शन ए भोजन का अवकरण, ऑप्शन बी भोजन का पाचन, ऑप्शन सी भोजन का ऑक्सीकरण और ऑप्शन डी हो जाएगा भोजन का अवशोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो या फिर अपने नोटबुक में जो भी पेज रफ वर्क हो उसमें भी आप नोट करके आप पूरी एक ही बार में बता सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? ऑप्शन नंबर सी भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में
भोजन का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिका अंग है? ठीक है, ऑप्शन ए गुणसूत्र, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लास्टिड और डी गोल्जिकाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिका अंग है। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम या ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम में जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ठीक है, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कोशिका में राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट या ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है? पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ऑप्शन ए कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट और ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, गोल्जिकाय या फिर केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल है दोस्तों, ये जाल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए गोल्जिकाय, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया और डी अंतःप्रदवी जालिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदवी जालिका। क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनको हम देखकर ही या पढ़कर जैसे भी हम समझ सकते हैं, इनको समझकर ही उनका आंसर लगा सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? ये जाल है दोस्तों। ठीक है, घना जाल क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंतःप्रदवी जालिका। इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों को आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कर रखे होंगे, पर कुछ क्वेश्चन है जैसे कि तो उनको आप स्पेशल अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, कहीं पर भी हेडिंग डाल के जहाँ पर आपको रिवीजन करते समय मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी गोल्जिकाय, सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइट आंसर देखिए और जज लगाइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो होता है राइबोसोम में। प्रोटीन का सॉरी दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ए कोशिका भित्ति, बी लवक, सी रिक्तिकाय और डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाय तीनों ही कोशिका अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं।
कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिकाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका श्वसन की का सक्रिय स्थल है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें ही नहीं, इसमें वीडियो का नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम का बोल रहा हूँ। एक गोल्जिकाएं पढ़े रहते हैं क्वेश्चन, सब नहीं पढ़ रहते हैं क्वेश्चन, कहीं से न कहीं से पढ़ ही लेते हैं, फिर भी जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कंफ्यूज बहुत रहता है। तो इन कंफ्यूज को यहाँ पर आप दूर करिए और एग्ज़ाम हॉल में आसानी से आंसर लगाइए, ठीक है। तो कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है ऑप्शन ए गोल्जिकाएं, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइट्रोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल ऑप्शन नंबर सी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णी लवक मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए जड़ों की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, ऑप्शन सी कानों की कोशिकाओं में और ऑप्शन डी फूलों की कोशिकाओं में। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, अवर्णी लवक मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नहीं लग रहा हो तो भी आराम से देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आगे और भी आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी टोनोप्लास्ट। ठीक है, इन क्वेश्चनों में ऐसे में कंफ्यूज होते हैं और क्यों होते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। यानी कि जो आकर्षक रंग रहता है, फूलों को विभिन्न, जो फूल रहते हैं विभिन्न कलर के रहते हैं, तो वो जो आकर्षण, उनका अलग ही एक आकर्षण रंग रहता है। तो वो आकर्षण रंग प्रदान करता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, सी ल्यूकोप्लास्ट, डी टोनोप्लास्ट। ऑप्शन वही रहेंगे क्योंकि दोस्तों कंफ्यूज है ही सही, तो ऑप्शन वही है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों। अब फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका की आत्महत्या थैली कहलाता है। पढ़ रखे होंगे क्वेश्चन, मैंने बहुत सारी जगह पढ़ रखे हो, जब कंपटीशन की एग्ज़ाम में उतरते हैं तभी इन क्वेश्चनों को, छोटे मोटे क्वेश्चनों को पढ़ ही लेते हैं, पर कंफ्यूज दूर करना बहुत बड़ी बात है। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये कौन सी कहलाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी गोल्जिकाए, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी हो जाएगा इसका लाइसोसोम। 38 क्वेश्चन जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कोशिका की जो आत्महत्या की थैली है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ने और उसको समझने में टाइम लगता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा होगा, आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या है क्या नहीं, ये भूला की जगह घुला है। ठीक है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला
वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सेल सेप, ऑप्शन बी प्लाज्मम, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म और ऑप्शन डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर है आप सोचिए क्या होगा, और पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य भुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो होती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है वो लाइसोसोम में पाया जाता है और जीवद्रव्य को घुला देने और उसको नष्ट कर देने की इसमें क्षमता होती है, और जब नष्ट हो जाता है तो इसीलिए तो बोला जाता है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका कला और ऑप्शन डी है केंद्रक। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण ही किसी भी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर दिखाई देता है। ठीक है, यह होता है कोशिका भित्ति के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी पाचक रस उत्पन्न करना, ऑप्शन सी कोशिका का विभाजन करना और ऑप्शन डी स्त्रावी। स्त्रावी यानी दोस्तों स्त्रावण करना। तो गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या होता है दोस्तों गोल्जी इकाई का प्रमुख कार्य? राइट आंसर देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रावी। अब ये कंफ्यूज क्यों है स्त्रावी में? स्त्रावी यानी गोल्जी इकाई को यातायात का साधन, या इस वर्ड भी बोले जाते हैं, गोल्जी इकाई को यातायात का साधन कहा जाता है। यानी यातायात, ये कहीं भी आपको पढ़ने को ऐसे नहीं मिल सकता कि यातायात का, ठीक है, क्योंकि स्त्रावी ये स्त्रावण करता है, ठीक है, स्त्रावित रहता है। ये कैसे क्या रहता है, मैंने गोल्जी इकाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। गोल्जी इकाई का हर एक स्ट्रक्चर के द्वारा मैंने समझा रखा है, ठीक है, तो उन क्लासों में जाकर आप अटेंड करिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी गोल्जी इकाई, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी होता है सेंट्रियोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग डीएनए रखता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है वो डीएनए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन सी गोल्जी इकाई और माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब ऑप्शन को अब चाहे तो थोड़ा सा समय दूंगा मैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि थोड़ा पढ़ने में भी मुश्किल रहेगा। लाइसोसोम, ऑप्शन ए लाइसोसोम एवं सेंट्रोसोम, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ठीक है, और ऑप्शन सी गोल्जी इकाई और माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम कार्य करता है
क्वेश्चन नंबर 44, लाइसोसोम कार्य करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन बी अंतःकोशिकीय प्राचन, और ऑप्शन सी वसा संश्लेषण, और ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? लाइसोसोम जो कार्य करता है वो क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का वलन क्या कहलाता है? ए क्रिस्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीसोम्स, ऑप्शन सी मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसोम्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का वलन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टी, और इसको मैंने क्लास में बता भी रखा है। ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का वलन क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? ठीक है, तो ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग तथा ब्राउन, ऑप्शन सी स्लाइडेन इन स्वान, और ऑप्शन डी वॉटसन एवं क्रिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46, ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, सी हरे शैवाल, डी लाइकेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणुओं। जीवाणुओं में वास्तविक केंद्र अनुपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, वास्तविक केंद्र जो रहता है वो जीवाणु में अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है स्थित है? अब कोशिका विज्ञान, कोशिकी के बारे में पढ़ा है, तो कोशिका के ये भी क्वेश्चन कोशिका के अंदर ही आता है। तो कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाएं, और ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइकोप्लाज्मा। ठीक है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा कोशिका जो सबसे छोटी कोशिका अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए गोल्जिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी अंतःप्रदवी जालिका। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, क्योंकि ये इसका जो भी राइट आंसर है आपके हिसाब से वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है इसका टेस्ट का वो बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, तो पहले आप इसको क्लियर करिए, चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका कमेंट ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।